वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल के लोन की अगर किसी क्लाइंट ने आपके पास अप्लाई किया है तो आपको उसकी फाइल को कैसे असेस करना है। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स को अपना कवर कर रहे हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एज यू नो कि फाइनेंशियल असेसमेंट एंड प्रॉपर्टी असेसमेंट। प्रॉपर्टी असेसमेंट्स के लेक्चर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और फाइनेंशियल असेसमेंट का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस किया था, हमने किया था ड्राइंग पावर का टॉपिक डिटेल में डिस्कस कि ड्राइंग पावर क्या चीज होती है। हमने ड्राइंग पावर का ये फॉर्मूला बनाया था कि ड्राइंग पावर में क्या होता है कि हमने स्टॉक उठाना होता है 6 महीने तक का स्टॉक, और जो डेटर्स उठाने होते हैं उनमें से एडवांस मिला होता है जो कस्टमर्स का, उनको लेस करना होता है। जो ग्रुप फर्म के डेटर्स होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते, और जो ये डेटर्स का पीरियड होता है वो हम 90, 120, 150 या 180 डेज तक ले सकते हैं, या कम या ज्यादा भी ले सकते हैं एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, एज पर द वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ द क्लाइंट। और क्रेडिटर्स जो होते हैं उनमें से हमने एडवांस टू सप्लायर्स जो दिया होता है वो कम करना होता है, और इसकी टोटल अमाउंट हमने पिक करनी होती है। ये टोटल ड्राइंग पावर में से लेस हो जाता है, और जो डेटर्स हैं वो स्टॉक में ऐड हो जाते हैं, और क्रेडिटर्स लेस होके ये ग्रॉस डीपी बन के आती है, जिसमें से हम 25% प्रमोटर का मार्जिन डिडक्ट कर लेते हैं, और जो डीपी ड्राइंग पावर बनती है वो ये बन के आती है। उसमें से फिर हम डिडक्ट करते हैं अदर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स को ही फाइनेंस करने के लिए दी जाती हैं, अदर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज। तो इसको लेस करके जो हमारी एक्चुअल डीपी बन के आती है। तो इन चीजों के बारे में और डिटेलिंग में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने 48 मिनट्स का बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में बनाया हुआ है इन चीजों के ऊपर। और लास्ट में मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में आपसे डिस्कस किया था कि ये अदर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज जो हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लेस क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे क्यों लेस कर रहे हैं, इसके पीछे मैथमेटिकल क्या एरर है और लॉजिकली ये क्यों किया जाता है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। सो अभी एमपीबीएफ के बाद हमने ड्राइंग पावर को कवर किया। अभी जिस डायरेक्शन में मैं अपने कोर्स को लेके जाना चाहता हूँ वो डायरेक्शन है कि वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हम क्लाइंट को, मेन प्रोडक्ट्स जो है जो क्लाइंट को ऑफर करते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, उस डायरेक्शन में मैं अपने जो क्लासेस का रूट करने वाला हूं। तो स्टार्ट में करूंगा यही ड्राइंग पावर से ही, कि ड्राइंग पावर में मैंने आपको बोला कि अदर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज जो है उनको, उनकी आउटस्टैंडिंग जो है उनको हमने माइनस करना होता है इसके अंदर। तो ये मेरा आज का टॉपिक इससे स्टार्ट होता है, और कमिंग लेक्चर्स का फोकस एरिया यही रहेगा कि ये अदर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज क्या होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। तो अभी इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूं कि अदर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स को फंड करने के लिए यूज की जाती हैं, को कौन सी होती हैं। वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में कि ये वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन क्या होता है, डिस्कस करेंगे इसको आगे चल के। तो पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, आपने नाम सुना होगा, प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट, जिसको हम इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ईपीसी बोलते हैं एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट को, पीसीएफसी बोलते हैं कि पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, एफबीडी होती है फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग, एफबीएन फॉरेन बिल नेगोशिएटेड, एफबीपी फॉरेन बिल परचेज्ड। तो ये प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज के पार्ट हैं, यानी कि एक्सपोर्ट फंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इनके बारे में हम सेपरेट लेक्चर बना के डिस्कस करेंगे। एलसीबीडी फैसिलिटी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। इसके बारे में हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे कि ये कौन सी फैसिलिटी होती है। बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बायर्स क्रेडिट क्या होती है। ये आजकल इसके बारे में चल रहा है, फॉरेन करेंसी डिमांड लोन भी एक टाइप चल रही है, एफसीडीएल बोलते हैं उसको, फॉरेन करेंसी डिमांड लोन, फॉरेन करेंसी डिमांड लोन भी फैसिलिटी चल रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेल्स बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या एनी अदर फैसिलिटी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स को फंड करने में मदद करती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गई, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गई, जैसे जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर एजेंसीज होती हैं उनको इन्वेंट्री फंडिंग लिमिट मिली होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो एजेंसीज होती हैं जैसे वॉशिंग मशीन, एसीज वगैरह बेचते हैं, उनको चैनल फाइनेंस मिला होता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज जो आपके स्टॉक डेटर्स या क्रेडिटर्स में से किसी भी चीज को फंड करने के लिए यूज की जाती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आइडिया क्या है कि हम ड्राइंग पावर के बारे में डिस्कस करें कि ड्राइंग पावर में स्टॉक में पैसा लगता है, डेटर्स में पैसा लगता है, क्रेडिटर से सपोर्ट मिलता है, और इतना पैसा हमको नेट में चाहिए होता है, जिसमें से 25% प्रमोटर लगाता है, और इतना पैसा बैंक को फाइनेंस करना चाहिए। तो बाकी इसमें हम देखते हैं कि अदर फैसिलिटीज से आपको कितना फाइनेंस मिल चुका है, तो बाकी बैलेंस हम और फाइनेंस कर देंगे।
तो इसका मतलब जो अदर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज को हमने यहाँ पे लेस करना है, वो वही फैसिलिटीज होनी चाहिए ना जो स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ाने या घटाने में मदद कर रही हैं। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर इसके अलावा भी तो और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज होती हैं। हाँ, इसके अलावा भी और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज होती हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, बैंक गारंटीज होती हैं, बैंक गारंटीज होती हैं, मशीनरी टर्म लोन्स होते हैं, मशीनरी टर्म लोन्स होते हैं, एमटीएल्स बोल देते हैं, बिल्डिंग टर्म लोन्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स होते हैं। इस तरह से और भी फैसिलिटीज हैं। ये नहीं है कि मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा, बट पहले मैं वो फैसिलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी डीपी को इम्पैक्ट कर रही है। समझ गए आप? जो डीपी को इम्पैक्ट कर रही है, जब ये फैसिलिटीज को मैं कवर कर लूंगा, देन मैं इसके बाद ये स्टार्ट कर दूंगा। या हो सकता है कि मैंने इनका बेस बनाने के लिए शायद मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी आपको पहले समझानी पड़ जाए, ताकि जो जो ये इस तरह की ये फैसिलिटी है इसका आपका बेस बन जाए, ये फैसिलिटी है इसका आपका बेस बन जाए, ये फैसिलिटी है इसका आपका बेस बन जाए। हाँ, तो आई थिंक लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी मेरे को इन तीनों चीजों को कराने से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी आपको पहले कवर करवानी पड़ेगी। तो देन हम इसके बारे में बाकियों के बारे में बाद में बाकियों के बारे में कंटिन्यू करते रहेंगे साथ में, ताकि आपका बेस कंप्लीटली बना रहे। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है। तो आज का लेक्चर हमारा फोकस्ड है कि हमने 3 प्रोडक्ट्स डिस्कस करने हैं वर्किंग कैपिटल के, कैश क्रेडिट प्रोडक्ट, अपना ओवरड्राफ्ट प्रोडक्ट एंड ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट प्रोडक्ट। ये 3 प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है कि ये प्रोडक्ट्स हैं क्या, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वो डिस्कस करना चाहेंगे। तो उससे पहले मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ कर दूं कि जो ये ड्राइंग पावर हम कंप्यूट कर रहे हैं, ड्राइंग पावर, ये सिर्फ और सिर्फ कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए ही कंप्यूट करते हैं। कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए ही ड्राइंग पावर की ये जो फॉर्मूला है हम यूज करते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में आप फिट कर लेना। और लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो ड्राइंग पावर की कंप्यूटेशन होती है वो बेसिस क्लाइंट की स्टॉक स्टेटमेंट होती है, जो वो हर एक महीने एवरी मंथ बैंक को सबमिट करता है, जिसमें वो जो ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग जो फिगर्स हैं उन सारी फिगर्स को प्रेजेंट करता है हर महीने, या ये हर क्वार्टर। वैसे तो 99% केसेस में ये हर महीने ही होती है, बट सम केसेस में अगर बैंक अलाउ करता है तो ये स्टॉक स्टेटमेंट्स क्वार्टरली भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज को फिनिश करने के बाद अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारे 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वर्किंग कैपिटल में, जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो है कैश क्रेडिट प्रोडक्ट, एक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक है ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो इनके बारे में डिफरेंस समझने के से पहले पहले ये समझ लीजिए कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले समझिए कि पर्पस क्या है। पर्पस क्या है इन तीनों फैसिलिटीज का? इन तीनों फैसिलिटीज का पर्पस है कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल की जो आपकी नीड है, वर्किंग कैपिटल की जो आपके बिजनेस में जरूरत है, उसको फंड करना, उसको फाइनेंस करना, उसके लिए पैसा देना। इन तीनों फैसिलिटीज का मोटिव क्या है? वर्किंग कैपिटल नीड के लिए आपको पैसा देना। तो वर्किंग कैपिटल नीड मींस कि आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को फंड करने में ये हेल्प करती है, यानी कि आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए ही ये फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं। ठीक, तो अब ये ऑपरेट कैसे करती हैं, ये बेसिकली है क्या चीज? देखिए, आपका किसी बैंक में करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या आप लगा लो कि आप करंट अकाउंट से भी कंफ्यूज ना हो, आप लगा लो कि आपका सेविंग अकाउंट है। फॉर एग्जांपल, आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो मैं कहता हूं कि आपके सेविंग अकाउंट में आज के डेट में अराउंड ₹1 लाख बैलेंस पड़ा है। ₹1 लाख के अराउंड आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। अब आपने किसी पर्सन को पेमेंट करनी है, किसी अपने सप्लायर को यानी अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। ठीक है जी, उसको पेमेंट चाहिए ₹2 लाख। ₹2 लाख की पेमेंट चाहिए उसको। पर आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? आपके अकाउंट में तो ₹1 लाख का बैलेंस है ना, इसको क्रेडिट बैलेंस बोल देते हैं कि पैसे जमा है। क्रेडिट मींस जमा है आपके पैसे। ₹1 लाख क्रेडिट बैलेंस है, तो आप ₹2 लाख की पेमेंट कैसे करेंगे उसको? तो जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो ये फैसिलिटीज यूज में आ जाती हैं। ये फैसिलिटीज क्या करती हैं आपको? जो ये अबव 3 फैसिलिटीज है, सीसी, कैश क्रेडिट मींस सीसी, ओवरड्राफ्ट मींस ओडी, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट मींस डीओडी। ये फैसिलिटीज क्या करती हैं कि आपके जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट की एग्जांपल देखिए लेना गलत है, पर मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपके लिए एग्जांपल लिए, क्योंकि ये फैसिलिटीज हमेशा फर्म को दी जाती हैं,
जबकि सेविंग अकाउंट तो आपका इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट होता है, और बल्कि करंट अकाउंट फर्म का होता है, तो करंट अकाउंट के ऊपर बात करनी चाहिए हमें। तो ये फैसिलिटीज हमें क्या करती हैं कि मान लो मैंने किसी क्लाइंट को सीसी, ओडी या डीओडी 1 करोड़ की अलाउ कर दी, 1 करोड़ की अलाउ कर दी, तो उसके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा था, 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा था, तो अब वो देन अगर उसको 1 करोड़ की फैसिलिटी मिली है, देन वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए की 101 लाख हो गया, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख रुपीज तक की पेमेंट किसी को कर सकता है, पेमेंट डन कर सकता है किसी को भी एज ऑन डेट। अगर उसके अकाउंट में हमने 1 करोड़ की लिमिट उसको सैंक्शन करी है, चाहे उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, पर उससे एक बंदा पैसे मांगने आ गया, या उससे 50 बंदे पैसे मांगने आ गए, और उन 50 के 50 बंदों की जो टोटल अमाउंट बनती है वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए बनती है, तो वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए की पेमेंट कर पाएगा, क्योंकि उसको बैंक ने क्या अलाउ किया हुआ है, 1 करोड़ तक का ओवरड्रॉ करने का अलाउंस दिया हुआ है। बैंक कहता है कि आप अपने खाते को 1 करोड़ तक ओवरड्रॉ कर सकते हो, आप इससे 1 करोड़ रुपए तक ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। तो वो क्या करेगा, अगर उसको 1 करोड़ 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, 1 लाख की पेमेंट तो अपने जो उसका खुद का बैलेंस पड़ा था उससे कर देगा, और बाकी जो 1 करोड़ की पेमेंट है जो बैंक ने फाइनेंस किया था उसको, जो बैंक का फाइनेंस है, वो उससे पेमेंट कर देगा। समझ गया? तो इस तरह से वो उसकी पेमेंट कर देगा। तो अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि सर फॉर एग्जांपल ये मेरा कैश क्रेडिट या ओडी या डीओडी, ये अकाउंट है उसका, फॉर एग्जांपल ये अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट है उसका। यहां पे आपने बताया था कि उसका बैलेंस पड़ा है, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसका क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब उसने पेमेंट कर दी, पेमेंट टू सप्लायर। कितनी पेमेंट करी अपने एग्जांपल में? 1 करोड़ 1 लाख रुपए की, 101 लाख। तो अगर उसने 101 लाख की यहाँ पे पेमेंट कर दी है, तो उसका यहाँ पे बैलेंस क्या आ जाएगा, बैलेंस क्या आ जाएगा, नेट 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए डेबिट बैलेंस आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 1 करोड़ रुपए का, यानी 1 करोड़ रुपए की उसकी लेनदारी हो गई यहाँ पे उसने 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है, पेमेंट टू सप्लायर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर 1 करोड़ रुपया अब उसने बैंक को देना है, ही इज लाइबल टू पे, ही इज लाइबल टू पे ₹1 करोड़ टू बैंक, यही मतलब है। उसने 1 करोड़ रुपया बैंक को अब पे करना है, तो अब वो पे कैसे करेगा, अब 1 करोड़ रुपया वो पे कैसे करेगा बैंक को, और बैंक ने उसको ये 1 करोड़ रुपया कितने टाइम के लिए दिया है, हाउ मच टाइम, कितने टाइम के लिए अलाउ किया है 1 करोड़ रुपया, ठीक है, ये 1 करोड़ रुपया कितने टाइम तक यूज कर सकता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये आपको हमेशा कितने टाइम के लिए मिलती है, 12 मंथ्स के लिए मिलती है। ये 12 मंथ्स के लिए आपको मैक्सिमम ये आपको 12 मंथ्स के लिए मिलती है। अच्छा सर 12 मंथ्स के लिए मिलती है, तो मतलब 1 करोड़ रुपए वापस करने का टाइम मेरे पास कितना है, 12 मंथ्स का टाइम है, या ये रीपेबल ऑन डिमांड होती है। सर इसका क्या मतलब है कि जो कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो आपको 12 महीने के लिए दी जाती है, प्लस ये रीपेबल ऑन डिमांड भी होती है। अगर बैंक को लगे, आप पे उसको डाउट हो जाए कि भाई ये बंदा मेरे पैसे नहीं चुका सकता, तो बैंक क्या करेगा, आपको नोटिस निकाल देगा कि भाई मेरे 1 करोड़ के 1 करोड़ रुपए आज ही के दिन वापिस करो, आज ही के दिन वापिस करो। ऑफ कोर्स आप नहीं पे कर सकते तो वो आप डिफॉल्ट में चले जाएंगे, तो बैंक आपसे कभी भी ये पैसे डिमांड कर सकता है, ये रीपेबल ऑन डिमांड होती है। जो जो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये लॉन्गर टेन्योर के लिए दी जाती है, आपको लॉन्गर टेन्योर के लिए दी जाती है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, कोई 5 साल अलाउ कर सकता है, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो इतने टाइम तक के लिए आपको ये फैसिलिटी दी जाती है ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट की, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया इनके अंदर कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जो ये आपको पैसे चुकाने हैं, ये आपको 12 मंथ्स में चुकाने हैं, जबकि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट में आपके पास ये फैसिलिटी लंबे टाइम के लिए दी जाती है।
हालांकि इसके अंदर आगे फर्दर क्या डिफरेंसेस है वो हम और भी आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप सोचेंगे कि सर 12 मंथ्स का पीरियड ही अलाउ है सिर्फ, तो 12 मंथ्स में मैं 1 करोड़ रुपया कैसे चुकाऊंगा, कैसे मैं वापस करूंगा 1 करोड़ रुपया बैंक को। तो उसके लिए बैंक ये बोलता है कि भाई हमने ये फैसिलिटी आपको किस लिए दी है। सर ये फैसिलिटी बैंक ने हमें दी है स्टॉक परचेज करने के लिए, हमें उसका पैसा डेटर्स में फंसा रहता है उसको फंड करने के लिए, या अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने के लिए, इसके लिए फैसिलिटीज मिली है ना। तो बैंक कहता है कि आपने इस फैसिलिटी में 1 करोड़ रुपया यूज किया, आपने पैसा जब यूज किया तो आपने क्या किया, आपने स्टॉक बाय किया होगा, आपने स्टॉक बाय किया ना 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का स्टॉक बाय किया। तो स्टॉक को जब आपने बाय किया तो आप स्टॉक को तो बेचेंगे भी तो सही। हाँ जी सर बेचेंगे, बेचेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपके डेटर्स बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, डेटर्स बन जाएंगे वो। तो जब वो डेटर्स बन जाएंगे तो डेटर्स से पैसा भी तो आएगा, कैश रियलाइजेशन भी तो आएगी डेटर से, डेटर आपको पेमेंट भी तो करेगा, राइट सर, वो पेमेंट भी तो करेगा। तो वो जो पेमेंट है, तो बैंक कहता है कि जब आपका डेटर आपको पेमेंट करेगा तो आप यहाँ पे हम पेमेंट हमारे अकाउंट में डाल देना। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। सर पेमेंट कस्टमर 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ नहीं करेगा, आपके पास 12 महीने का टाइम है, कस्टमर धीरे धीरे आपको पेमेंट्स करता रहेगा। फॉर एग्जांपल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 10 लाख रुपए की आपको पेमेंट आ गई, आप अपने लिमिट अकाउंट का जो नंबर है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने डेटर को बताओ कि भाई, अपने कस्टमर को बताओ कि भाई ये मेरा लिमिट अकाउंट नंबर है, ये मेरा बैंक का नाम है, ये मेरा आईएफएससी कोड है, आप अपने जो पेमेंट करनी है मेरे अकाउंट में डालिए पेमेंट आप। तो 10 लाख रुपए की पेमेंट उसने कर दी, आपने 1 करोड़ रुपए देना था, अब आपका कितना देना रह गया, 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए डेबिट बैलेंस बन गया, 90 लाख रुपए देना रह गया। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह से तो मैं पेमेंट रिकवर कर सकता हूँ, इस तरह से तो पेमेंट हो सकती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अब 90 लाख रुपए मेरा बैलेंस रह गया, अब बैंक ने मेरे को जो फैसिलिटी दी थी 1 करोड़ रुपए की दी थी, तो अब मेरे को अगर किसी को 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर आपको फर्दर किसी को पेमेंट करनी है, पेमेंट टू सप्लायर, ये फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि ये मान लो 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस है, जो ये आपने पेमेंट की, ये आपने 5 अप्रैल 2021 को करी, ये आपको जो पेमेंट कस्टमर से आई, ये आपको 20 अप्रैल 2021 को आई, ये फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट 25 अप्रैल 2021 को कर दी, तो मान लो 5 लाख रुपए की आपने पेमेंट और कर दी। तो अब क्या होएगा, अब यहाँ पे 95 लाख रुपीस बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो फिर फॉर एग्जांपल आपको 29 अप्रैल को पेमेंट आ गई, पेमेंट कस्टमर से आ गई, पेमेंट कस्टमर से आ गई मान लो 40 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की आपकी पेमेंट आ गई, तो आपका यहाँ पे बैलेंस कितना बच जाएगा, 55 लाख रुपीस, 55 लाख रुपीस आपका बैलेंस बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, अब 55 लाख रुपीस बैलेंस बच जाएगा, और जब मंथ का एंड आएगा 30 अप्रैल 2021, तो आपको बैंक इंटरेस्ट लगा देगा, इंटरेस्ट डेबिट कर देगा आपको, जो भी जिस रेट पे भी आपको मिला होगा, मान लो 8% रेट पे आपको मिली है पर एनम, तो आपको बैंक देखेगा कि हाँ भाई 5 अप्रैल को 1 करोड़ रुपए यूज हो गया था, तो ये यहाँ पे कितने दिन यूज रहा, 15 दिन यूज रहा 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ रुपए पे 8% का ब्याज पूरे साल के हिसाब से 15 दिन का कंप्यूट कर लेगा। फिर बैंक कंप्यूट करेगा कि यहाँ पे 5 दिन का 90 लाख रुपए यूज था, तो 90 लाख रुपए का कंप्यूट करेगा। यहाँ पे बैंक देखेगा कि 95 लाख रुपया 4 दिन यूज था, तो 95 लाख पे कंप्यूट करेगा 4 दिन के लिए। यहाँ पे देखेगा कि 55 लाख रुपीस एक दिन के लिए यूज था, तो एक दिन के हिसाब से आपका कंप्यूट करेगा 8% के हिसाब से। इस तरह से कंप्यूट करके आपके ऊपर ये इंटरेस्ट डेबिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने ब्याज कैलकुलेट किया आपका 20,000 रुपए का, आपके ऊपर इंटरेस्ट डेबिट कर दिया उसने आपके अकाउंट में 20,000 रुपए का। अब आपने पहले 55 लाख रुपए देने थे बैंक को, अब आपने कितने देने हैं, 55 लाख 20,000 रुपए, 55 लाख 20,000 रुपए। तो इस तरह से फिर से नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया, 1 मई 2021 आ गई आज की डेट, अब आपने फिर पेमेंट करनी है, क्योंकि आप मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है वो 1 करोड़ तक का कर सकते हो, तो आप अगर आपको अभी किसी को पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट कर सकते हो। सिमिलरली जब क्रेडिटर से डेटर से पेमेंट आएगी, तो आप पेमेंट आपको अकाउंट में रिसीव हो जाएगी, तो आप इसमें पेमेंट क्रेडिट कर देना, आपका बैलेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑपरेशन जो है, जो इस तरह से जो ये ऑपरेशन हमने बनाया, ये सारा ऑपरेशन, ये सारा जो ऑपरेशन है, ये सीसी अकाउंट में भी, ओडी अकाउंट में भी और डीओडी अकाउंट में भी कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूसली रनिंग में रहता है।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये रनिंग अकाउंट्स हैं, रनिंग अकाउंट्स हैं, रनिंग अकाउंट्स है कि ये भागते ही रहते हैं, इनके अंदर पैसे आते रहते हैं, पैसे जाते रहते हैं, पैसे आते रहते हैं, पैसे जाते रहते हैं। मंथ एंड पे तीनों खातों में मंथ एंड पे इंटरेस्ट डेबिट होता रहता है, इंटरेस्ट डेबिट होता रहता है। और जो ये इंटरेस्ट है आपको यूजली विद इन 15 डेज पे करना होता है। पेमेंट इंटरेस्ट की 15 दिन तक के भीतर भीतर कर देंगे तो आपको आपका बैंक भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। तो ये जैसे 30 अप्रैल को इंटरेस्ट डेबिट हो गया, तो फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें कि सर ये 30 अप्रैल को इंटरेस्ट डेबिट हो गया, अब 20,000 पे आप बोलेंगे कि सर मैं तो 1 करोड़ तक यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो 20,000 पे का इंटरेस्ट मेरे को अभी देने की क्या जरूरत है। तो नहीं भाई, ये चीज का आप ध्यान रखो कि जो 1 करोड़ है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1 करोड़ रुपया, ये इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में तो फर्क समझते हैं ना, ये मूल है, ये उसका ब्याज है। जो ब्याज डेबिट हो गया आपको, वो आपको आइडियली आइडियली तो 7 डेज में करना चाहिए, पर मैक्सिमम भी अगर आप स्ट्रेच करें तो 15 दिन के भीतर भीतर इसको पे कर दें। सर मेरे को अगर डेटर से कोई पेमेंट ना आई तो 15 दिन तक मेरे को अगर कोई पार्टी ने पेमेंट ना करी, तो अगर आप भाई आपके पास पेमेंट नहीं करी तो आप किसी और पार्टीज को बोलिए कि भाई मेरे को एटलीस्ट 20,000 की पेमेंट तो भेजो, कोई एंट्री तो मेरे अकाउंट में रूट करो, या आपके अकाउंट खुद के अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं फॉर द टाइम बीइंग सेविंग अकाउंट में, तो वो आप जमा करवा दीजिए, कैश जमा करवा दीजिए 20,000 पे, ताकि एक एंट्री घूम जाए यहाँ पे, एक एंट्री घूम जाए यहाँ पे, और बैंक को लगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो गया है, उसकी पेमेंट आप हो गई है। चाहे आप उसको उस पैसे को एक बार जमा करके 2 मई को फिर से निकाल लें, चाहे आप 1 मई को जमा कर दिए 20,000 पे और अगले ही दिन 20,000 पे निकाल लिया, उसमें कोई इशू नहीं है। पर आपकी जो एंट्री है एक बार क्रेडिट की आनी ही चाहिए विद इन 7 डेज या विद इन 15 डेज, आइडियली विद इन 7 डेज आपकी एंट्री आनी ही चाहिए। तो इस तरह से ये अकाउंट ऑपरेट होते रहते हैं, ये तीनों के तीनों अकाउंट जिनको हम रनिंग अकाउंट बोल देते हैं। तो सर अब ये तो हम समझ गए कि ये अकाउंट इस तरह से ऑपरेट करते रहते हैं, तो अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस क्या है इन तीनों तीनों चीजों में। अब कैश क्रेडिट की रनिंग में, ओवरड्राफ्ट की रनिंग में, और जो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट है, इन तीनों में डिफरेंस डिफरेंस कहां पे निकल के आता है, क्या फर्क है इन तीनों में। भाई सबसे पहले तो जो अकाउंट रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिफरेंस समझाऊं, तो कैश क्रेडिट में आपकी ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन होती है, ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशंस होती है आपकी कैश क्रेडिट लिमिट में। सर ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशंस होंगी तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरी इस तरह की रनिंग में, इस तरह के अकाउंट में मेरे मेरे साथ क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो मेरे को समझाइए आप। अब भाई मैंने आपको समझाया था कि जो ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, जो आप स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, जो आप स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे 30 अप्रैल की 30 अप्रैल 2021 को, उसके उसमें जो आपकी ड्राइंग पावर बनेगी, ड्राइंग पावर जो आपकी बनेगी, उतनी ही आपको लिमिट विड्रॉ करने की इजाजत है। समझ रहे हैं वर्ड को मेरे, उतनी ही आप लिमिट विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 अप्रैल 2021 को स्टॉक स्टेटमेंट भेजी और उसमें आपने ड्राइंग पावर बना के भेजी अपनी 60 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए की आपकी ड्राइंग पावर बना के भेजी आपने, तो आपकी लिमिट कितनी सैंक्शनड है, लिमिट तो आपको 1 करोड़ तक की सैंक्शनड है। बैंक ने क्या कहा हुआ है कि आप 1 करोड़ तक ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, बट अगर आपकी ड्राइंग पावर 60 लाख रुपए आपने बना के भेजी, तो यहां पे आप मैक्सिमम कितना ड्रॉ डाउन कर पाएंगे, 60 लाख रुपए का। आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 60 लाख रुपए का ड्रॉ डाउन कर पाएंगे आप। समझ गए आप इस चीज को। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि ये 60 लाख तक का ड्रॉ डाउन कर पाएंगे, ये ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशंस होती हैं इसके अंदर बेसिस स्टॉक स्टेटमेंट। और कल को अगर आपने इस लालच में कि मैं 1 करोड़ रुपए ही विड्रॉ करूं और 60 लाख की डीपी मैं ना बनाऊं, मैं तो गलत डीपी बना के भेजूंगा, मैं मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है ना, ये तो मेरी सेल्फ डिक्लेरेशन है स्टॉक स्टेटमेंट काइंड ऑफ। तो मैं स्टॉक स्टेटमेंट में 1 करोड़ की डीपी बना के भेजूंगा तो बैंक को क्या पता लगेगा, तो जी नहीं, बैंक आपका स्टॉक ऑडिट भी करवाएगा, स्टॉक ऑडिट कराएगा टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। अगर आप बहुत बड़े बोर हो रहे हैं तो क्वार्टरली भी करवा सकता है आपका स्टॉक ऑडिट। अगर आप थोड़ा सा 5-7 करोड़ बोरो किया हुआ है, 10 करोड़ बोरो किया है, तो हाफ ईयरली भी करवा सकता है। अगर उससे भी कम बोरो किया हुआ है तो एनुअल भी करवा सकता है। बस एनुअल के ऊपर 2 इयर्स में ऐसे नहीं होता, एक बार तो होता ही होता है स्टॉक ऑडिट। तो स्टॉक ऑडिट करवा के आपकी स्टॉक स्टेटमेंट की एक्यूरेसी को जज किया जा सकता है। अगर वहां पे पता लगा कि आपने स्टॉक स्टेटमेंट गलत सबमिट करी थी
और स्टॉक ऑडिटर ने इस फ्रॉड को पकड़ लिया, तो भाई आप ही जानते हैं कि फिर आपके ऊपर बैंक आपके पीछे पड़ जाएगा रिकवरी के लिए लोन की। तो ये डिफरेंस रहता है क्रैश क्रेडिट के अंदर कि भाई ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशंस रहती हैं, जिसके अंदर आपकी ये रनिंग लिमिट है प्रभावित हो सकती है आपकी अगर ड्रॉइंग पावर सैंक्शनड लिमिट से कम बन गई तो। ठीक है सर। अब ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट में सर क्या फर्क रहता है? मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दी जाती है। फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स तक, 15 साल तक देखी हुई है मैंने मैक्सिमम। तो ड्राइंग पावर इतने टाइम के लिए दी जाती है। तो ड्राइंग पावर में क्या होता है कि आपकी जो लिमिट है सैंक्शनड लिमिट जो है, जैसे 1 करोड़ रुपए थी अपने केस में, ये कम होती रहती है, ये ड्रॉप होती रहती है। सर ड्रॉप कितने अमाउंट से होती है? देखिए जो मेन कई बैंक तो इसको, कई बैंकों ने क्या फंडा बनाया हुआ है इस चीज का, कई बैंक तो क्या करते हैं कि इसको 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर ड्रॉप कर देते हैं, आफ्टर 1 ईयर ड्रॉप करते हैं। सर 1 ईयर कैसे? अब जैसे मान लो 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ की लिमिट है, आपने 5 साल के लिए ली है, 5 इयर्स के लिए। ठीक है जी। तो 5 इयर्स के लिए लिए तो साल का आपको कितना बन गया? 20 लाख रुपए पर ईयर बन गया। 20 लाख रुपए पर ईयर बन गया ना आपका। तो क्या करेगा बैंक? जैसे आपने 1 अप्रैल 2021 को स्टेट लिमिट ली थी, तो तब तो बैंक आपको 1 करोड़ की लिमिट दे देगा। आपने 31 मार्च 2022 तक तो 1 करोड़ की लिमिट पूरी इंजॉय करोगे। पर जैसे ही 1 अप्रैल 2022 आएगी, अगला साल चढ़ेगा, 12 महीने बीतेंगे, 12 मंथ्स जैसे ही बीतेंगे, ये 12 मंथ्स आप काउंट होते हैं जब से आपने लोन लिया। 1/4/21 से काउंट नहीं होते। जब 1/4/20 आएगा तो ये 1 करोड़ की लिमिट आपके अकाउंट में कितनी सेट हो जाएगी? 80 लाख की सेट हो जाएगी। तो मतलब आप फिर अपने अकाउंट से 80 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे अगले साल से। सिमिलरली जब 1/4/2023 आएगा तो ये 60 लाख रह जाएगी। तो इस तरह से कम होते होते ये 5 साल के बाद वैनिश हो जाएगी, 5 साल के बाद वैनिश हो जाएगी, 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अंदर कोई डीपी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, डीपी कैलकुलेशंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इसमें मंथली आपकी लिमिट कम होती रहती है। इसके अंदर क्लाइंट को ये हौसला रहता है, कि एटलीस्ट मेरा जो लोन है वो रीपे हो रहा है। कई लोग ये सोचते हैं ना कि भाई मेरा लोन तो रीपे हो ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल कर्जे में डूबा हूँ। क्योंकि आपने अगर मान लो कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले ली 1 करोड़ रुपए की, तो वो कैश क्रेडिट फैसिलिटी तो कभी 1 करोड़ रुपए से तो कम हो ही नहीं रही। आपके पास 1 करोड़ तक का ड्रॉडाउन तो अलाउड ही है ना। तो आप तो हमेशा ही 1 करोड़ तक निकालते ही रहेंगे। आपका लिमिट कभी भी कम नहीं हो पाएगा, आपके ऊपर डेट कभी भी कम नहीं हो पाएगा। बाय वे ऑफ ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट, आपका जो डेट है वो टाइम टू टाइम कम होता रहेगा एवरी ईयर। अब इसमें कोई बैंक तो आफ्टर 1 ईयर लगाते हैं, कई बैंक इसमें मंथली बेसिस पे भी फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस की सिंप्लिसिटी के लिए मैं ले लेता हूं कि आपको लिमिट 1 करोड़ की नहीं, आपको लिमिट 60 लाख रुपए की मिली थी, 60 लाख रुपए की मिली थी 5 साल के लिए। तो 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 महीने होते हैं, 60 मंथ्स होते हैं। तो ये कितना बन गया? 1 लाख रुपीज पर मंथ बन गया, 1 लाख पर मंथ बन गया। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से अगर आपकी 30 अप्रैल सॉरी 1 मई 2021 को, जैसे आपके पास पहले 60 लाख रुपए था अलाउड अप्रैल के महीने में, तो 1 मई 2021 को आपको 59 लाख रुपीज तक ड्रॉ डाउन अलाउड है। 1 जून 2021 को 58 लाख तक का ड्रॉ डाउन अलाउड है। समझ गए आप? तो इस तरह से ये आपकी ड्रॉप होती चली जाएगी एवरी मंथ, सॉरी, मई में, जून में, जुलाई में 1-1 लाख रुपए कम होती जाएगी और आपकी लिमिट धीरे धीरे कम होती जाएगी अकॉर्डिंगली। तो ये डिफरेंस हो गया एक तो। ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या चीज है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ना तो डीपी कैलकुलेशंस है, ना मंथली ड्रॉप्स हैं, ना मंथली ड्रॉप है, दोनों चीजें एप्लीकेबल नहीं है। ये लिमिट स्टेबल लिमिट है, ये स्टेबल लिमिट है। एक बार सेट हो गई, वंस अगर सेट हो गई तो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, अनलेस अनलेस एंड अल्टिल कि आपने बैंक के सामने कोई अपना घोटाला करके दिखा दिया और बैंक ने इसको रीपेबल ऑन डिमांड की तरफ से आपको रिकॉल कर लिया कि भाई मेरे पैसे मुझे वापस करो। नहीं तो ये लगातार ही चलती जाएगी, इसका ऑपरेशन इस तरह से ही रहेगा, इसके ऊपर कोई भी चेक पॉइंट नहीं है।
तो आप इस चीज को समझ गए हैं कि ये तीनों चीजें इस तरह से वर्कआउट करती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या, अब हम इसके डिफरेंसेस को लिखना शुरू करते हैं कि भाई इनके इनके अंदर क्या डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। अब देखिए, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट डीओडी फैसिलिटी, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मुझे बताइए कि स्टॉक ऑडिट किस में होता है? स्टॉक ऑडिट ओवरड्राफ्ट में होता है? नहीं, ओवरड्राफ्ट में स्टॉक ऑडिट नहीं होता। डीओडी में स्टॉक ऑडिट करवाते हैं? नहीं करवाते। कैश क्रेडिट में स्टॉक ऑडिट करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं स्टॉक ऑडिट। हाँ, तो अब अगर स्टॉक ऑडिट होता है तो स्टॉक ऑडिट का खर्चा कौन देता है? भाई स्टॉक ऑडिट का खर्चा बोरोवर पे करता है। 5 से 10,000 रुपए तक का खर्चा होता है स्टॉक ऑडिट का। 5 से 10,000 रुपए का खर्चा होता है स्टॉक ऑडिट का। अगर बैंक ने आपको क्वार्टरली स्टॉक ऑडिट लगाया हुआ है आपके ऊपर, क्वार्टरली स्टॉक ऑडिट आपने आपके ऊपर लगाया, तो साल में 4 स्टॉक ऑडिट होंगे आपकी प्रेमिसेस में। तो 4 स्टॉक ऑडिट हुए, तो अगर 10,000 के रुपए का खर्चा है, तो 4 स्टॉक ऑडिट के हिसाब से आपको 40,000 रुपए बैंक को देना पड़ेगा। 40,000 रुपए बैंक को फीस के पे करनी पड़ेगी स्टॉक ऑडिट की, ये ध्यान रखिए। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नुकसान हो गया ना कि हाँ यार, स्टॉक ऑडिट कराने से तो मेरे को नुकसान है। एक तो मेरी वो वेरिफिकेशन इतनी आके करते हैं, ऊपर से मेरे को खर्चा भी देना पड़ेगा। तो ये चीज है भाई, स्टॉक ऑडिट करेंगे, कैश क्रेडिट में स्टॉक ऑडिट होता है। स्टॉक स्टेटमेंट्स, भाई स्टॉक ऑडिट कब होता है? जब बंदा स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रहा होता है। तो कैश क्रेडिट में ही तो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट होती हैं। ओवरड्राफ्ट में और ड्रॉप इन ओवरड्राफ्ट में तो आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक स्टेटमेंट जब आप सबमिट करते हैं तो उन्हीं की तो वेरिफिकेशन होती है स्टॉक ऑडिट में, और साथ में आपके एक्चुअल बिजनेस की किस तरह से बिजनेस चल रहा है, किस तरह की नहीं, वो वेरिफिकेशन होती है। तो स्टॉक स्टेटमेंट भी आपकी कैश क्रेडिट में सबमिट होती है। तो इसमें भी ये चीज याद रखिए कि आपको एवरी मंथ इस चीज को सबमिट करना पड़ता है। एवरी मंथ आपको सबमिट करना पड़ता है। आपको इसकी एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ता है कि कोई गलत ना डाल दें। तो एक तरह से मेंटली एक हैसल सा फील होता है क्लाइंट को कि भाई यार ये क्या मतलब, मैं हर महीने बैंक को सबमिट कर रहा हूँ। अगर आपने इसको सबमिट करने में डिले कर दिया, मान लो भगवान ना करे कि कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गया, आपकी स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं हुई, उसमें डिले हो गया, तो आपको पेनल्टी लगा देता है बैंक। पेनल्टी चार्ज हो जाती है फॉर डिले। तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी के एक्सपेंसेस भी लगा देता है। अगर आपका स्टॉक ऑडिट, आपने स्टॉक ऑडिटर को टाइम पे फैक्ट्री में नहीं आने दिया, अपना स्टॉक ऑडिट टाइम पे क्लियर नहीं करवाया, तो पेनल्टी इसकी भी लग जाती है, पेनल्टी फॉर डिले इन स्टॉक ऑडिट। डिले इन स्टॉक ऑडिट आपको ये भी एक्स्ट्रा खर्चा पड़ सकता है इन केस, स्टॉक ऑडिट के केस में। ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस, ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस, भाई कौन सी फैसिलिटी में ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस होती हैं? कैश क्रेडिट में होती हैं, ओवरड्राफ्ट में नहीं होती, डीओडी में नहीं होती। भाई ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस कैसे होती हैं? स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, तो जब जब स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तभी ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस होंगी, तभी आपका स्टॉक ऑडिट होएगा। तो ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी में ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस होती हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस नहीं होती। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपकी ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस चीज को समझ गए आप? तो इन चीजों को आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये तो यार कैश क्रेडिट वाला प्रोडक्ट तो ये बिल्कुल ही, वो तो बेकार बेकार सा प्रोडक्ट नजर आ रहा है, हमें तो ये अपना ओवरड्राफ्ट या डीओडी प्रोडक्ट ही अच्छे लग रहे हैं। ड्रॉप इन लिमिट या रीपेमेंट इन लिमिट, भाई रीपेमेंट इन लिमिट यहाँ पे क्या होता है? ये ऑन डिमांड पेमेंट होती है, ऑन डिमांड पेमेंट होती है, ऑन डिमांड पेमेंट होती है। इसमें मंथली, या अगर बैंक ने क्वार्टरली लगा दिया तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल ड्रॉप्स लगते हैं लिमिट में। लिमिट एक पर्टिकुलर अमाउंट से इस तरह से ड्रॉप होती रहती है, वो आपको देखना पड़ेगा कि बैंक ने आपको किस तरह से अलाउ किया है, किस तरह से ड्रॉप होगी, एनुअल होगी, मंथली होगी, क्वार्टरली होगी या हाफ ईयरली होगी। इसके अंदर ड्रॉप लाइन डीओडी के अंदर ये इस तरह से ये लिमिट आपकी ड्रॉप होती रहती है। जो टेन्योर टेन्योर इसकी जो रीपेमेंट्स होती है कैश क्रेडिट की, ऑन डिमांड होती है। जनरली बैंक कभी आपसे ऐसे बीच में आकर डिमांड नहीं करता कि भाई मेरी रीपेमेंट करके जाओ। ये आपको टाइम तो आपका वो जो साइकिल है उसके हिसाब से ही आपका वो साइकिल तो चलता ही रहता है। जो टेन्योर होता है ये 12 मंथ्स के लिए होती है।
ये भी 12 मंथ्स के लिए होती हैं, ये लॉन्गर टेन्योर के लिए होती हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 3 साल, मतलब कोई भी टेन्योर आप रख सकते हैं। मैक्सिमम मैंने 15 साल तक देखा हुआ है। तो इस तरह से इसका टेन्योर लंबा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग वर्ड समझते हैं? मॉनिटरिंग मीन जांच पड़ताल, या मतलब रेगुलर चेक्स, रेगुलर जांच, रेगुलर चेक्स। कौन सी फैसिलिटी में लगातार आपकी जांच होती रहती है? कैश क्रेडिट में रेगुलर जांच होती है। सर वो कैसे जांच होती है? आपकी स्टॉक स्टेटमेंट वेरीफाई करके, आपकी ड्राइंग पावर्स देख के, आपका स्टॉक रीड करवा के, इसमें मॉनिटरिंग होती रहती है। इसके अंदर मॉनिटरिंग नहीं होती। डीओडी के अंदर आपका बोला जाता है कि आपकी मॉनिटरिंग नहीं है, पर मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं मानता हूं ये मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग सर कैसे है? क्योंकि आपकी लिमिट हर महीने ड्रॉप हो रही है। फॉर एग्जांपल हर महीने आपकी लिमिट ड्रॉप हो रही है। अगर आपने किसी महीने रीपेमेंट ना करी, किसी महीने आपकी जो ड्रॉप होने के बाद लिमिट आपकी रीपेमेंट ना आई, तो आपका तो ओवरड्यू बन जाएगा ना, ओवरड्यू हो जाएगा ना लोन। आपको तो बैंक कहने लग जाएगा कि भी पैसे दो, पैसे दो। तो ये तो बैंक को साथ के साथ पता लग जाएगा कि आपने पैसे जमा नहीं कराए। तो ये तो फिर तो एक तरह से मॉनिटरिंग हो ही गई ना। पर उतनी मॉनिटरिंग नहीं है जो इस तरह से इन्वॉल्व है कैश क्रेडिट के अंदर। ये तो हर महीने लगातार ही मॉनिटरिंग इन्वॉल्व है। तो मॉनिटरिंग कैश क्रेडिट में ज्यादा चलती है। बैंक का कंफर्ट। सर ये क्या मतलब, बैंक का कंफर्ट क्या चीज है? बैंक का कंफर्ट क्या है कि बैंक किस चीज को देने में ज्यादा कंफर्टेबल है, किस फैसिलिटी को देने में बैंक ज्यादा कंफर्टेबल है? तो उसका आंसर है कैश क्रेडिट। नंबर वन बैंक कहता है कि अगर कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले लो आप, कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले लो आप, इसको देने में बैंक कंफर्टेबल नहीं होता। इसको देने में नंबर 2 लेवल पे है। इसके इसके ऊपर मिक्स ओपिनियन होता है। कंफर्टेबल है और है भी, नहीं भी, मिक्स चलता है। तो कैश क्रेडिट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है बैंक। सर क्यों कैश क्रेडिट पे क्यों कंफर्टेबल है बैंक? तो भाई जवाब आपके सामने है, क्योंकि ये रेगुलरली मॉनिटर्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर रेगुलर बैंक आपको मॉनिटर करता रहता है, स्टॉक ऑडिट करवा के मॉनिटर करता है, आपसे स्टॉक स्टेटमेंट्स लेता है, आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस लेता है आपसे। तो आपको तो लगातार ये बैंक का कंफर्ट, बैंक को तो कंफर्ट ही आएगा ना कि भाई वो रेगुलर क्लाइंट से करता रहता है, जान पहचान उससे मिलता जुलता रहता है। ओवरड्राफ्ट में बैंक को पता है कि मैंने एक बार लोन दे दिया, उसके बाद मेरे को बोलना पड़ेगा, सारी चीजें क्रॉस है इसके अंदर। तो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट के अंदर मिक्स ओपिनियन है बैंक का। वो कहता है कि चलो मंथली ड्रॉप्स हो रहा है तो लिमिट कम हो रही है, हमारी रीपेमेंट भी टाइम पे साथ साथ में आ रही है। पर क्योंकि इसमें टेन्योर लंबा होता है, क्योंकि लंबे टेन्योर के लिए मिलता है ये लोन, और इसमें चेक्स भी नहीं होते, तो काइंड ऑफ पर रीपेमेंट होती है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें काइंड ऑफ मिक्स ओपिनियन चलता है। तो जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, ये वाइसा वर्सा है, ये उल्टा है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब जो बोरोर कहेगा, बोरोर क्या कहेगा? मैं कैश क्रेडिट में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं ओवरड्राफ्ट में कंफर्टेबल हूं, मैं डीओडी में मेरा भी मिक्स ओपिनियन है। ठीक है? तो क्लाइंट, उल्टा जो क्लाइंट है वो हमेशा यही बोलेगा कि भाई, बोरोर यही बोलेगा कि यार ओडी फैसिलिटी दे दो मेरे को, तो ओडी ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो, क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं है। क्लाइंट तो आपसे हमेशा यही मांगेगा। कॉल ऑन प्रॉपर्टी। कॉल ऑन प्रॉपर्टी। भाई कॉल ऑन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कॉल ऑन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कॉल ऑन प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 100 रुपए की प्रॉपर्टी दी बैंक को कि भाई ये 100 रुपए की प्रॉपर्टी आप रख लो, तो उसके ऊपर बैंक कितना लोन देगा? उसके ऊपर कितना लोन देगा? तो हमेशा ये चीज याद रखिए, क्योंकि कैश क्रेडिट फैसिलिटी में बैंक ज्यादा कंफर्टेबल है, बैंक का कंफर्टेबल नंबर 1 है, तो वो इसमें कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली ज्यादा लोन दे देगा आपको, हायर लोन अमाउंट ऑन प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लोन लेना है, तो बैंक अगर प्रॉपर्टी का, मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू का बैंक 80% लोन देता है, फॉर एग्जांपल अगर बैंक कहता है कि मैं प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% ही दूंगा, 100 रुपए की प्रॉपर्टी पे 80 रुपए का लोन दूंगा, तो कैश क्रेडिट में वो आपको 85 रुपए, 90 रुपए तक का लोन भी दे सकता है, या कुछ बैंक तो 100 रुपए तक का पूरा पूरा 100% भी दे देते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे। तो बैंक का इसके ऊपर कंफर्ट काफी रहता है कैश क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर। जो ओवरड्राफ्ट और ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं, इनके अंदर उनका जो कंफर्ट लेवल है, बैंक का कंफर्ट लेवल है, वो लोअर साइड पे है। तो बैंक जो प्रॉपर्टी के ऊपर कॉल भी लोअर साइड पे लेता है, लोअर साइड पे लेता है इन द सेंस कि अगर आपने 100 रुपए की प्रॉपर्टी दी, तो बैंक बोलेगा कि मैं तो इसके ऊपर 70 रुपए, 65 रुपए या 75 रुपए तक ही दूंगा, मैं इससे ज्यादा आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपने मनपसंद की फैसिलिटी ले रहे हो जिसके अंदर कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है,
और इसके अंदर बैंक का कंफर्ट भी कम है, तो आप अपने हिसाब से आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा, या तो आप बैंक के उसमें प्रीव्यू में आ जाओ, बैंक के मॉनिटरिंग में आ जाओ और हमसे लोन ज्यादा ले लो। अगर आपको अपने कंफर्ट पे चलना है, आपको मॉनिटर्ड नहीं होना, ज्यादा कंफर्ट पे नहीं चलना, तो आप क्या करो फिर, हम आपको लोन अमाउंट भी कम देंगे। तो इस चीज का जो ये इम्पैक्ट है, इस चीज का इम्पैक्ट क्लाइंट की डिसीजनिंग पे भी पड़ जाता है। क्लाइंट फिर क्या, क्लाइंट को कई बार लोन ज्यादा चाहिए होता है, उसके पास प्रॉपर्टी वैल्यू कम होती है, वो कहता है कि मेरे को लोन ज्यादा चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी वैल्यू कम है। तो जब ये सिनेरियो होता है तो फिर क्लाइंट कहता है कि यार चलो आप मेरे को कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे दो, रीजन बीइंग कि मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू पहले ही कम है, मगर मेरे को लोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ओडी या डीओडी पे जाऊंगा तो आप मेरे को लोन अमाउंट उतना दोगे ही नहीं, तो मैं आपके कंफर्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ, आपके कंफर्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से इस ये इस चीज का बेनिफिट हो जाता है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक और पॉइंट मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमेशा आप कभी भी नोटिस करेंगे, अगर आप कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेने जाएंगे बैंक से, तो अगर बैंक क्योंकि कैश क्रेडिट पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो आपको जो इंटरेस्ट का स्लाइट स्लाइट बेनिफिट दे सकता है। वो बेनिफिट कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल आपको लोन 8.5% के ब्याज पे मिलना था, क्योंकि कैश क्रेडिट फैसिलिटी चूज कर ली जिसके ऊपर बैंक ज्यादा कंफर्टेबल है, तो हो सकता है कि बैंक ये लोन आपको कितने पे दे दे, 8% पे। इनमें तो वो कभी भी कॉल नहीं लेगा, इनमें वो कॉल नहीं लेगा इंटरेस्ट के ऊपर। वो यही बोलेगा कि नहीं है, नहीं आपको इंटरेस्ट हमारा पे करो, इंटरेस्ट हमारा पे करो। आप समझ रहे हैं ना कि इस चीज का फील क्या है, कि क्यों ये बैंक ऐसे कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा। तो बैंक इस प्रोडक्ट पे ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल है, तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अपना कॉल वो ले सकता है इन चीजों के ऊपर, लोन अमाउंट ज्यादा देने में भी और आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट पहुंचाने में भी। तो ये 3 तरह की फैसिलिटीज होती हैं बैंक के अंदर। तीनों फैसिलिटीज का एंड मोटिव होता है वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करना, और तीनों के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं, अपनी अपनी वेटेज होती है, और अपना अपना तरीका होता है, अपना देखने का नजरिया होता है देखने का। तो हर एक तीनों चीजें ही चल रही हैं इंडस्ट्री में, पूरी दो जोरों से चल रही हैं। लोग ज्यादातर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल, ऑल्दो कि बैंक जा चाहता है कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी लीजिए आप। तो ये चीज बैंक के अंदर तो हमेशा ही रहती है। तो एक चीज और आप समझिए इस पॉइंट के अंदर, एक चीज आप और इस चीज को अंडरस्टैंडिंग बनाइए, कि मैंने ये आपको जैसे ये बना के दिखाया, ये बना के दिखाया, तो इसमें अंदर क्या हो रहा है कि आपके सप्लायर्स की पेमेंट, आपके कस्टमर्स की पेमेंट सारी किस में आ रही है, आपके इन अकाउंट्स में आ रही है। ठीक है जी। तो आप हमेशा ये जब भी ये फैसिलिटी लें, तो आपसे हमेशा बैंक ये इंजिस्ट करेगा कि भाई जो आपकी जो कस्टमर्स की पेमेंट्स हैं, आप हमारे ही अकाउंट में करना उस चीज को, या सप्लायर्स की पेमेंट्स भी हैं साथ में, तो वो हमारे ही अकाउंट से करना। ये मत करना कि आपने सीसी फैसिलिटी ले ली फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक से, सीसी फैसिलिटी ले ली एक्सिस बैंक से, करंट अकाउंट खुलवा लिया कोटक महिंद्रा बैंक से, कोटक बैंक से, और यहां से पैसा यूज कर लिया, पर जो सारे पार्टीज की पेमेंट्स वगैरह हैं वो यहां से कर रहे हैं, इसका पैसा यहां से उठा के यहां डाल दिया, और पेमेंट्स यहीं पे ले रहे हैं, यहीं पे दे रहे हैं पेमेंट्स, तो यूज ये कर रहे हैं। तो कल को अगर ऐसी हरकत की तो वो बहुत परेशानी हो जाएगी। इस चीज को आरबीआई भी एक्सप्रेसली, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, एक्सप्रेसली मना करता है कि आप इस तरह के ट्रांजेक्शन्स ना कीजिए। जिस अकाउंट में आपने वर्किंग कैपिटल का ये लिमिट वाले खाते खुलाए हुए हैं, उसी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स कीजिए सारे। तो आई होप इस लेक्चर को सुनने में आपको मजा आएगा, तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अप हम अपना जो प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे वो वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको शुरू कराऊंगा पहले लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सेट करूंगा, देन मैं मूव करूंगा एलसीबीडी फैसिलिटी पे, फिर पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी पे, देन बायर्स क्रेडिट पे, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इन चीजों के बारे में मैं डिटेल में कवर करके आपको पूरी क्लैरिटी दे दूंगा कि ये प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, उनके पीछे ऑपरेट करने के पीछे क्या क्या लॉजिक्स होते हैं। तो बस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू।